हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आईएएस की PT 365 जो कि पॉलिटी की चल रही है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग 6 टॉपिक देखेंगे और ये आपका 6 पार्ट भी है। इसमें इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस एंड बिल्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जो भी मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। फिर यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखेंगे। देन यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जो आपका यहाँ पे FCRA का एक्ट है, उसे देखेंगे। किस तरीके से एनजीओ को रेगुलेट करने के लिए कुछ न्यू बातें यहाँ पे रखी गई है। और फिर यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पे आपका ले दे के अब सिर्फ 2 दिन और आपका आज के अलावा कल परसों लेसन आएंगे और उसके बाद ये मैगजीन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसको मैं मर्ज करके प्रोवाइड कर दूंगी। और साथ ही साथ अगर आप लोग का नेक्स्ट कोई PT 365 आता है और अभी तक फरवरी मंथ की रिलीज़ नहीं हुई है, तो जब रिलीज़ होगी तो उसमें भी आप लोग को लेसन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो यहाँ पे कल कुछ क्वेश्चन पूछी थी, उसकी आंसर बता देती हूँ। राइट टू वोट और इंडिया में इलेक्शन के लिए आप लोग का राइट टू वोट है वो किस तरीके का अधिकार है? क्या ये फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या फिर लीगल राइट है? तो अगर हम लोग बात करें तो जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो आंसर बताया गया था, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2017 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनके द्वारा बताया गया है कि राइट टू वोट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी कि अधिकार है। क्योंकि हमारे संविधान में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज़ को इंक्लूड किया गया है, जिसमें ये कहा जाता है कि 18 साल के बाद हमारे इंडियन सिटीजन्स का अधिकार है कि वो इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। तो इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहा गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट तो है नहीं, वही राइट फंडामेंटल राइट होते हैं जिनका मेंशन 12 से 35 के बीच आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। फाइन, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज़। फर्स्ट है कि एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है वो यहाँ पे इन्फोर्स कर सकती है इन सारे ड्यूटीज़ को, यानी कि आपको जो ड्यूटी दिया जाता है, 11 ड्यूटीज़ दी गई है हमारे संविधान में, तो उसमें कहा जा रहा है कि हर एक ड्यूटी को इन्फोर्स करने के लिए कोई कानून बनाना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कानून बनाने की बात की जा रही है वो DPSP में है। DPSP में जो भी प्रोविज़न दिया गया है उसके लिए हर एक कानून बनाने की ज़रूरत है, तभी उसको इन्फोर्स किया जा सकता है। बट ये तो सिर्फ एक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। इट मीन्स कि इंडियन सिटीजन होने के नाते हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए किस तरीके से क्या कर्तव्य निभानी चाहिए, बस वही यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई लेजिस्लेटिव कानून बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी ड्यूटी को निभाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सेकंड है कि ये को रिलेटिव है लीगल ड्यूटीज़ के साथ। तो लीगल ड्यूटी कुछ अलग होती है और ये आपका जो है एक नेचुरल ड्यूटी आप कह सकते हो, जो कि एक मूल अधिकार है कि आप लोग नागरिक होने के नाते आपको क्या क्या करना चाहिए। तो लीगल ड्यूटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये को रिलेटेड नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आज आप लोग के लिए है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हम लोग लास्ट लेसन पढ़े थे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है। तो फर्स्ट है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये 5 मेंबर बॉडी है। सेकंड है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है इलेक्शन का शेड्यूल, वो भी कब यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन। थर्ड स्टेटमेंट है कि इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, जो भी यहाँ पे स्प्लिट या फिर मर्जर को के बारे में होता है, जो भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। ऑप्शंस देख सकते हो आप यहाँ पे, और ऑप्शंस देख के आप समझ गए कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो जिस तरीके से मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताते चलती हूँ विजन आईएएस की जो हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे भी इसको अप्लाई करके आराम से आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में हमने देखा था तो जुडिशरी वाले टॉपिक में, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोग देख लो। 4 स्टेटमेंट है, इसको जैकपॉट क्वेश्चन बोलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो मोशन है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इम्पीच करने के लिए, उसको यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा रिजेक्ट नहीं किया जा सकता एज पर द जुडिशरी एक्ट 1968 के तहत। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो हमारा संविधान है उसमें डिफाइन किया गया है और डिटेल दिया गया है कि क्या कॉन्स्टिट्यूट होता है, यानी कि इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है कि जो डिटेल है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वो यहाँ पे जज एक्ट 1968 के तहत रखा गया है। फोर्थ है कि अगर मोशन जो जजेस का यहाँ पे इम्पीच करने का होता है ये वोटिंग के लिए ले लिया गया, तो यहाँ पे कानून की ज़रूरत है कि वो इस मोशंस को यहाँ पे बैक करे हर एक हाउस की तरफ से, लोकसभा और राज्यसभा की तरफ से, और मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप जो प्रेजेंट है और नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर जो है वो इसको वोट प्रेजेंट है और वो वोट करे, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। इट मीन्स की प्रोसीजर की बात की जा रही है और कुछ बेसिक बातें की जा रही है। तो एलिमिनेशन मेथड आप लोग को अपनाकर फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि चारों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो वही सेम प्रोसीजर है। आप लोग भी अगर विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि हमारे चैनल पे अभी यहाँ पे चल रहा है, तो आप लोग इस email ID पे मेल कर सकते हो, ऋषिका
@gmail.com यहाँ पे मेल कर सकते हो। आपको फर्दर बताया जाएगा कि विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ की 6 टेस्ट आपकी कंप्लीट हो गई है और भी 20 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, तो और सीसैट की भी पेपर मिलने वाली है, तो उसको आप लोग को सॉल्व करना है, जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताते रहती हूँ, तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इसमें मेल करके। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसको आरटीआई एक्ट भी कहते हैं। रिसेंटली पार्लियामेंट के द्वारा कहा गया है, ये आपका इनैक्ट किया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2019 का। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट की गई है। अमेंडमेंट में सबसे पहले जो फिक्स टर्म था उसको रिमूव किया गया है। एज़ पर इससे पहले जो 2005 का कानून था उसके द्वारा अगर हम लोग देखें तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते थे और इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते थे सेंटर और स्टेट लेवल में, वो यहाँ पे 5 साल की उनकी कार्यकाल होती थी, टेन्योर होती थी। बट अब अमेंडमेंट करके इस प्रोविज़न को यहाँ से हटा दिया गया। इट मीन्स कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफाई करेंगे कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी कितनी साल की टेन्योर होने वाली है। इट मीन्स कि ये आपका जो प्रोविज़न है वो सरकार के हाथ में आ गया है। सेकंड है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरी, यानी कि जो पहले का कानून था 2005 का, उसमें जो सीआईसी और आईसी का जो सैलरी था सेंट्रल लेवल का, वो यहाँ पे इक्विवेलेंट था जितना भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर को दिया जाता था। इट मीन्स कि सीआईसी की जो यहाँ पे सैलरी थी वो इक्वल थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और जो आईसी की यहाँ पे सैलरी थी वो इलेक्शन कमिश्नर के इक्वल थी। तो ये पहले चलता था, बट अब यहाँ पे इसको भी चेंज कर दिया गया है। अब क्या है कि अमेंडमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को अगेन यहाँ पे एम्पावर कर दिया गया है कि वो यहाँ पे देखेंगे कि सीआईसी और आईसी की यहाँ पे सैलरी, अलाउंस और अदर टर्म्स और कंडीशन ऑफ सर्विस क्या क्या होंगे, यानी कि पूरी प्रोविज़न अब किसके द्वारा दी जाएगी, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही जो प्रोविज़न था डिडक्शन इन सैलरी, इसको भी हटा दिया गया है, वो भी सीआईसी आईसी का और स्टेट के सीआईसी का, स्टेट के आईसी का, क्योंकि पेंशन और जो अदर रिटायरमेंट बेनिफिट है वो यहाँ पे प्रीवियस गवर्नमेंट सर्विस के द्वारा उनको दिया जा रहा था। तो जो प्रोविज़न होता था कि डिडक्शन उनके सैलरी को डिडक्ट करना है, तो वो यहाँ पे प्रोविज़न भी हटा दिया गया है। तो ये 3 चेंजेस किया गया है, इसको ध्यान में रखना है। तो जो नए कानून आते हैं यूपीएससी क्या करती है कि कभी कभी उससे प्रीवियस वाले जो कानून है उसके बारे में पूछ लेती है। तो आरटीआई एक्ट जो 2005 का था, जो अब तक चलते आ रहा था, इसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि सिटीजन्स को पावर दिया गया है कि आपको अगर किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन चाहिए सरकार के कार्यकाल को लेकर या काम को लेकर, तो आप यहाँ पे आरटीआई के थ्रू जो है आप पूछ सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे मैकेनिज्म भी रखा गया है कि कोई भी सिटीजन्स को अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो ग्रीवियंस रिड्रेसल भी रखा गया है, जिसको कि ऐसा है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना नहीं किया जाएगा। आरटीआई एप्लीकेंट अगर देखें तो ये कोई भी रीजंस देने के लिए, यहाँ पे आरटीआई एप्लीकेंट को ये ज़रूरत नहीं है कि वो कोई भी रीजंस दे। यानी कि अगर मान लीजिए कि मैं हूँ और सरकार की कोई भी काम के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्या कर रही है, तो मुझे रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ। ठीक है, साथ ही साथ पब्लिक अथॉरिटीज़ जो है उनको मैंडेट किया गया कि वो यहाँ पे सर्टेन इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या फंक्शंस है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या पावर है, क्या ऑफिसर्स की ड्यूटी है, तो ये सारी चीज़ों को वो डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लॉज एच के अकॉर्डिंग देखें तो पब्लिक अथॉरिटी में कौन आते हैं, तो पब्लिक अथॉरिटी में कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश है, खुद ही के द्वारा जो चलाए जा रहे जो अथॉरिटी है, बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, वो सब यहाँ पे आपका डिफाइन किया गया है पब्लिक अथॉरिटी के अंदर। और साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, साथ ही साथ कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं उनके हिसाब से वो काम कर रही है बॉडी। और साथ ही साथ अगर स्टेट में है तो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अगर कोई कानून बनाया गया है तो उनके अकॉर्डिंग स्टेट में वो बॉडी काम कर रही है। और बाय नोटिफिकेशन इशू, यानी कि यहाँ पे कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उनके द्वारा अगर कोई नोटिफिकेशन दिया गया है, कोई ऑर्डर दिया गया, तो उनके हिसाब से अगर काम कर रहे हैं तो उन सबको हम लोग पब्लिक अथॉरिटी कहेंगे। साथ ही अथॉरिटीज़ जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि इन्फॉर्मेशन सप्लाई करेगी, तो उस अथॉरिटी को हम लोग पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कहते हैं। पीआईओ होता है जो कि इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट पब्लिक को देते हैं। ये जो पीआईओ है उनको मैंडेट किया गया है कि वो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करेंगे, वो भी विदिन 30 डेज़। जब से आप आरटीआई एक्ट फाइल करते हो तब से जो है आरटीआई जब से आप फाइल करते हो तब से 30 दिन के विदिन जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे देना है। अपील मैकेनिज्म है, अगर इन्फॉर्मेशन आपको जो है इस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में नहीं दिया जाता है तो आरटीआई एप्लीकेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं पीआईओ के डिसीजन के अगेंस्ट में जाके। तो पहली बार आपको यहाँ पे प्रोविजन दिया जाएगा कि फर्स्ट अपील अथॉरिटी कहाँ है, तो फर्स्ट अपील जो है वो यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी के साथ ही खुद होगा। और फर्स्ट एपलेट जो अथॉरिटी है वो यहाँ पे ऑफिसर सीनियर रैंक जो होंगे ना, सीपी, यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर में, उसके साथ आप यहाँ पे उनके पास आप यहाँ पे अपील कर सकते हो। फाइनल एपलेट अथॉरिटी कौन है, तो सीएस इन्फॉर्मेशन
कमीशन ही है खुद यहाँ पे फाइनल एपेलेट अथॉरिटी। इट मीन्स कि अगर आपको जवाब नहीं मिलता है 30 दिन के अधीन या फिर जो टाइम आपको दिया गया है उसके अधीन आपको अगर जवाब नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे अपील कर सकते हो। पहले तो जो पब्लिक अथॉरिटी है उसी के साथ आप डील करो, और दूसरा जो यहाँ पे आपका CS इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके साथ आप फाइनल डील कर सकते हो। इससे रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले रिसेंटली जो है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस लॉ एंड जस्टिस जो है उनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की वर्किंग है उसको रिव्यू करना, और जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसको एक बार रिव्यू करना है। तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट के जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उनके बारे में देखते हैं। ये जो कमीशन है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट मीन्स कि कानून के द्वारा बनाया गया है, और ये बॉडी निकल कर आई है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत। ये फाइनल एपेलेट अथॉरिटी होते हैं RTI एक्ट के लिए, और इसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है। जैसे कि पावर होता है कि अगर यहाँ पे PIO आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो उनके ऊपर वो पेनल्टी लगा सकते हैं, साथ ही इंक्वायरी भी यहाँ पे उनके अगेंस्ट में करा सकते हैं। साथ ही चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें तो उनको भी यहाँ पे ज़रूरत है कि वो एनुअल रिपोर्ट को पार्लियामेंट में सबमिट करे, और स्टेट के जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो अपने राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर में वो यहाँ पे रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट जो है वो रेयरली डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में। अगर क्वेश्चन वगैरह अराइज होता है तो ही डिस्कस किया जाता है, नहीं तो नहीं डिस्कस किया जाता है। तो ये सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखना है आपको। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो कि नाउ ऐसा फर्स्ट टाइम है कि जो इस बॉडी की फंक्शनिंग है ये डायरेक्टली अब यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा स्क्रूटनाइज किया जाएगा, और इनके फंक्शनिंग को इम्प्लीमेंट भी की जाएगी सही तरीके से। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे और भी देख लीजिए कि इस चीफ जो यहाँ पे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है इनके बारे में। तो इस कमीशन में आपके सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन होते हैं और 10 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होते हैं, और इनको जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बट रिकमेंडेशन जो दी जाती है वो एक कमेटी के द्वारा। इस कमेटी में कुछ मेंबर होते हैं, जैसे कि इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करके लाते हैं इस कमेटी के लिए। तो इस कमेटी में डिसाइड होता है कि किसको CIC बनाना है, किसको IC बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि दे शुड बी मेंबर ऑफ एमिनेंस, यानी कि कौन होने चाहिए जिनको कि बहुत अच्छा खासा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो कानून के फील्ड में, साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, सोशल साइंस के फील्ड में, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। इट मीन्स कि इन सारे फील्ड में जिसको कि आउटस्टैंडिंग नॉलेज हो, वाइड एरिया नॉलेज हो, उन सारे लोगों को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। साथ ही आप देखो कि ये ध्यान रखा जाता है कि वो MP नहीं होने चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं होने चाहिए किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का, और साथ ही साथ एक बार अगर वो यहाँ पे अपॉइंट हो गए तो वो एलिजिबल नहीं होते हैं रीअपॉइंट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेसी को मेंटेन करने वाला ये आपका बॉडी है। और इसमें जो अपॉइंटमेंट होते हैं जैसे कि आपका चेयरमैन हो गए या फिर मेंबर हो गए IC के जैसा इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, ये सारे बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन होती है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को ये लोग स्टोर करके रखते हैं। तो फिर से अगर इनको फिर अपॉइंट किया जाए तो मे भी करप्शन की चांसेस होती है, बहुत तरीके की बातें होती है, इनसाइड बातें होती है, जो कि इसलिए इन सारे पोस्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना उसमें रीअपॉइंटमेंट की जो कंडीशन है उसको अप्लाई नहीं किया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपका यहाँ पे M लक्ष्मीकांत रिवाइज हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो यहाँ पे देखते हैं कि न्यू एक्ट लाया गया है, लेकिन इससे पहले का जो एक्ट था वो 1986 का था, उसको रिपील करके एक नया कानून लाया गया है। अब इसमें देखते हैं कि मेजर प्रोविजंस क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाया गया है, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पे एक डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन होंगे जिनके द्वारा यहाँ पे असिस्ट किया जाएगा, और जो कंज्यूमर की राइट्स है, जैसे कि हम लोग कुछ सामान खरीदने जाते हैं दुकान में, तो कुछ भी सामान खरीद के लाते हैं तो उसमें हमारी जो है बहुत सारी राइट्स होते हैं, तो उसको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, तो इन सारी बातों को यहाँ पे रखा गया और ये देखा जाएगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा। यहाँ पे इनको एम्पावर किया गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कंज्यूमर राइट्स का अगर वॉयलेशन हो रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का इनके पास पावर है। साथ ही अनसेफ गुड्स को रिकॉल करने का भी पावर है कि उनको मार्केट से हटाया जाए। साथ ही डिसकंटिन्यू करने का भी ऑर्डर है, अगर कोई गलत तरीके का ट्रेड हो रहा है, व्यापार प्रैक्टिसेस हो रही है तो उसको भी ख़त्म करने का। और अगर ऐसी एडवर्टीजमेंट दिखाई जा रही है जिससे कि हम जैसे कंज्यूमर कहीं मिसलीड हो रहे हैं तो वैसे भी जो एडवर्टीजमेंट है उसको बंद करने का अधिकार है। और साथ ही साथ पेनल्टीज़ भी इम्पोज करने की अधिकार है, अगर कोई गलत तरीके का एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा है या फिर मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर या फिर इंडोर्सर के ऊपर, तो इन सब के ऊपर जो है पेनल्टी लगाने का भी इनको अधिकार है। साथ ही स्यू मोटो केस भी लेने का अधिकार है, यानी कि कोई कस्टमर के ही बिहाफ में मान लीजिए कि कुछ आपको सही नहीं लग रहा है, कुछ आपने देख लिया कि इस तरीके से मिलावट करके कुछ सामान बनाई जा रही है, तो फिर वो आप लोग स्यू मोटो लेने का भी अधिकार है। तो ये सारे अधिकार हैं यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी के पास, तो ये ध्यान रखना है। साथ ही सिंप्लीफाई किया गया जो कंज्यूमर डिस्प्यूट एडजुडिकेशन प्रोसेस है ना, जैसे कि कुछ डिस्प्यूट हो गया
किसी भी तरीके की आप सामान खरीदते हो, जैसे कस्टमर होने के नाते आपको कोई भी डिस्प्यूट हो गया और उस चीज़ को आपको फ़ैसला तक जाना है कि कुछ फ़ैसला सुनाया जाए कोर्ट में अगर आप जा रहे हो, तो ये प्रोसेस बहुत लेंदी था। इस प्रोसेस को थोड़ा-सा सिंप्लीफाई किया गया है। जैसे कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशंस है, इनको यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि वो अपने खुद के ऑर्डर को रिव्यू करेंगे। साथ ही कंज्यूमर कमीशंस को भी एम्पावर किया गया है कि वो इस तरीके के ऑर्डर को देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कंप्लेन को एडमिशन भी लिया जाएगा, यानी कि जब आप कंप्लेन लॉन्च कराते हो तो 21 डेज़ के अधीन जो है आपके कंप्लेन को पूरा रिजॉल्व किया जाएगा। साथ ही ईज़ ऑफ अप्रोचिंग कंज्यूमर कमीशन है। इट मीन्स कि कमीशन के पास पहुंचने में अब आसानी है। आप या तो उनके रेसिडेंस में जा सकते हो, या तो जहां वो घर में काम करते हैं वहां आप जा सकते हो, या फिर आप लोग ई फाइलिंग भी कर सकते हो। इट मीन्स कि ऑनलाइन भी आप उनको फाइल कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो अपनी बातों को सुनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ अब हो चुकी है, यानी कि सहूलियत मिल गया है, ईज़ हो गया है एडजुडिकेशंस को लेकर। साथ ही साथ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है। एक कंप्लेन है जिसको कि यहाँ पे कंज्यूमर कमीशंस के द्वारा रेफ़र किया जाएगा मीडिएशंस के लिए, और साथ ही साथ जल्दी से जल्दी यहाँ पे सेटलमेंट हो उस तरीके का काम यहाँ पे किया जाएगा। मीडिएशन भी किया जाएगा मीडिएशन सेल में। मीडिएशन कहने का मतलब है कि जो पार्टी ए है और पार्टी बी है, इनके बीच में अगर डिस्प्यूट हो गया है तो इनको रिजॉल्व करने के लिए एक पार्टी सी होते हैं जिनको मीडिएटर कहते हैं। तो मीडिएटर यहाँ पे बताते हैं, सलाह मशवरा कराते हैं, और मीडिएटर का काम ही है ना कि दो पार्टी में जब तक सलाह मशवरा नहीं होगा, किसी बात को लेकर वो लोग एग्रीमेंट नहीं साइन करेंगे और डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करेंगे, तब तक ये जो मीडिएटर है इनको छोड़ के नहीं जाएंगे, वो यहाँ पे ये काम करेंगे। नो अपील अगेंस्ट सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन, यानी कि मीडिएशन अगर हो गया ना तो उसके अगेंस्ट में वो हाई कोर्ट आप नहीं अपील कर सकते, ऊंचे कोर्ट में जाकर अपील नहीं कर सकते। मीडिएशन हो गया यानी कि बात ख़त्म, वो वाली बात है। रिगार्डिंग ई कॉमर्स एंटिटीज़ के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि आजकल सामान हम लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पे कानून निकल कर आया है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है। जैसे आप कुछ भी खरीदते हो ऑनलाइन, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप रिटर्न भी कर सकते हो, आपको नहीं पसंद आया या फिर कोई डैमेज्ड मटेरियल मिल गया तो आपके पास ये होता है कि आप रिटर्न कर दिए। आप रिटर्न कर दिए तो उनका भी अधिकार है कि आपके पैसे को रिफ़ंड कर दें, या फिर आपको साइज छोटा बड़ा हो जाता है तो आप एक्सचेंज करा लेते हो, या फिर आप कुछ गैजेट वगैरह खरीदते हो या मशीन कुछ भी खरीदते हो तो उसमें वारंटी गारंटी भी दिया जाता है। डिलीवरी और शिपमेंट्स, ये सारी आपको डिटेल्स दी जाती है जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो। साथ ही मोड ऑफ पेमेंट भी आपको दिया जाता है कि आपको ऑनलाइन करना है, कार्ड से करना है, या फिर COD करना है, या फिर UPI से करना है, पेटीएम करना है। बहुत तरीके का मोड भी दिया जाता है कि आपको जैसे सहूलियत है आप वैसे पेमेंट कर सकते हो। और अगर आपको कोई परेशानी हो गई है इस ऑनलाइन परचेज़ के दौरान, तो आप लोग को कंप्लेन करने का भी अधिकार है। साथ ही साथ पेमेंट मेथड, सिक्योरिटी और पेमेंट मेथड, चार्ज बैक ऑप्शंस, ये सब कुछ इंक्लूड है, जिसमें कि साथ ही साथ आपको बताया भी जाता है कि जो सामान आप खरीद रहे हो एक्चुअली वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है। इट मीन्स कि क्या वो मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है, मेड इन इंडोनेशिया है, कहाँ का है, ये भी आपको बताया जाता है। फाइन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है उनको एक्नॉलेज किया गया कि वो किसी भी कंज्यूमर के कंप्लेन की जो है रिसिप्ट वो लेंगे, और 48 आवर्स के अंदर वो जो है इसको लेंगे और रिड्रेस करेंगे कंप्लेन को, वो भी 1 मंथ के अंदर। यानी कि जब से 48 घंटे के अंदर जब तक उनको जो है कंप्लेन का रिसिप्ट मिल जाएगा, तो वो 1 महीने के भीतर ही इसको जो है कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करने की ज़रूरत है कि वो सारी बेटर तरीके से इस सारी चीज़ों को देखें। सेलर जो है वो यहाँ पे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं कि वो आपके सामान को वापस नहीं ले जाएंगे और ना ही आपके मनी को रिफ़ंड करेंगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? जैसे आप लोग कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से अगर कुछ भी सामान परचेज़ करते हो, चाहे वो आपकी ड्रेस हो, चाहे एसेसरीज़ हो, चाहे आपकी कुछ फर्नीचर हो या फिर गैजेट हो, तो अगर आपको डिफेक्टिव मिल जाता है या फिर आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं या फिर कुछ और ऑर्डर करते हैं तो कुछ और आ जाता है, तो उस हिसाब में क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जो सेलर है वो आपको मना कर दे कि नहीं, आपकी चीज़ें अब हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे और रिफ़ंड नहीं करेंगे? हालाँकि कुछ चीज़ें होती है, कुछ ऐसी कैटेगरी या सेक्शन भी होती है जिसमें कि आपका रिटर्न और रिफ़ंड की प्रोविज़न नहीं होती है। तो उन सारे चीज़ों को छोड़कर कुछ ऐसा भी सामान होता है जिसको आप लोग एक बार ले लिए तो उसमें रिटर्न की प्रोविज़न नहीं होती है कि नहीं? तो उन सारी चीज़ों को छोड़कर अगर आपका वो प्रोविज़न दिया हुआ है कि हाँ, रिटर्न भी हो सकता है, रिफ़ंड भी हो सकता है, तो उसमें अगर नहीं किया जा रहा है सेलर, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ है तो कंप्लेन यहाँ पे कर सकते हो आप उनके अगेंस्ट में भी। साथ ही साथ यहाँ पे रूल भी है कि ई-कॉमर्स कंप्लेन को यहाँ पे मतलब कि प्राइस को मैनिपुलेट या सर्विस को मैनिपुलेट करने के लिए भी रोका जाएगा। जैसे कि आप देखते हो कि कई बार बिग बिलियंस डे आता है, अमेज़न सेल आता है, जैसे अभी होली का ही आप देखते हो कि सेल आता है, तो अब तो वो उतना प्राइस डाउन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये कानून की वजह से ही आ गया है कि अब वो अपना जो इतना ह्यूज डिस्काउंट दिखाते हैं, वो ह्यूज डिस्काउंट नहीं वो इतना कम कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इट मीन्स कि जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर है या फिर प्रोडक्ट सेलर है,
उनके पास ये रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी डैमेज हुआ है उनके प्रोडक्ट का तो उनको वो कॉम्पनसेट भी करना है, ठीक है। पनिशमेंट अगर हम लोग देखें तो इस एक्ट में जो है पनिशमेंट भी प्रोवाइड किया गया है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर्स और जो सेल है सामान के, तो उनको यहाँ पे जो है पनिशमेंट भी दिया जा सकता है अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो। अदर प्रोविज़न भी है कि यहाँ पे कोई भी फ़ी फाइल नहीं होगा। अगर केस आपका 5 लाख से ऊपर होगा तो ही यहाँ पे फ़ी देना होगा। अदरवाइज़ अगर आप कोई केस लॉन्च कर रहे हो और उसकी उस सामान की जो वैल्यू है वो आपका 5 लाख से कम है तो फिर यहाँ पे कोई भी आपको केस दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जो अमाउंट, क्योंकि अनआइडेंटिफाइंग जो यहाँ पे कस्टमर है वो यहाँ पे क्रेडिट कर सकते हैं कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। तो एक कंज्यूमर वेलफेयर फंड है, आपको लगता है कि इसमें आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। स्टेट की कमीशन से वो भी फर्दर यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है और वैकेंसीज डिस्पोजल पेंडेंसी के बारे में। साथ ही यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है जो कि कंज्यूमर इश्यूज़ को लेती है और इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा हेड किया जाएगा। पब्लिक एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट यहाँ पे वाइस चेयरमैन होंगे और 34 अदर मेंबर्स होंगे डिफरेंट फील्ड के, उनके द्वारा यहाँ पे हेड किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे और भी मिनिस्ट्री इंचार्ज होंगे जो कि कंज्यूमर अफेयर्स से होंगे और 2 स्टेट से होंगे और हर एक रीजन से आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि नॉर्थ से होंगे, साउथ से होंगे, ईस्ट से होंगे, वेस्ट से होंगे, नॉर्थ ईस्ट रीजन से होंगे। तो ये सारे एरिया से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इसके मेंबर होंगे। ओके, तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल बनाया जाएगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये एडवाइजरी बॉडी है, सिर्फ एडवाइस करेंगे कि हाँ कंज्यूमर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस तरीके का। अब यहाँ पे और भी आपका इनबॉक्स है, वो सारे टॉपिक्स भी देख लेते हैं। कंज्यूमर यहाँ पे आपका कंपेयर किया गया 1986 का और 2019 का। तो 1986 का जो था इसमें आपके कोई अलग रेगुलेटर नहीं थे, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाया गया है। कंज्यूमर कोर्ट की बात करें तो पहले की जो कानून है, कंप्लेन यहाँ पे फाइल किया जा सकता है कंज्यूमर कोर्ट में, जहाँ पे सेलर्स ऑफिस जो है वो लोकेटेड होता है वहाँ पे। अभी 2019 के कानून में क्या है कि कंप्लेन जो है वो भी यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट में फाइल हो सकता है और कंप्लेंट जो है जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे वो फाइल कर सकते हैं। प्रोडक्ट लाइबिलिटीज़ क्या है, तो पहले के कानून में कोई भी प्रोविजंस नहीं था प्रोडक्ट लाइबिलिटीज़ को लेकर, यानी कि कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी क्या है कि प्रोडक्ट लाइबिलिटीज़ है, अगर आपका सामान टूट गया है या फिर आपको डिलीवरी के टाइम में कोई डैमेज मिला है तो आपको पूरा फुल रिफंड आपको दिया जाएगा, कॉम्पनसेशन दी जाएगी। अगर हम लोग जुरिस्डिक्शन देखें तो पहले के कानून में अप टू 20 लाख स्टेट का था और 20 लाख से डिस्ट्रिक्ट में 20 लाख तक था, स्टेट में 20 लाख से 1 करोड़ था और नेशनल में 1 करोड़ से ज़्यादा था। अभी अगर हम लोग देखें तो डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ से ज़्यादा है, स्टेट में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक और नेशनल में 10 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे आपका जुरिस्डिक्शन का बात किया जा रहा है। ई कॉमर्स देखें तो ऑब्वियस है पहले में कोई प्रोविज़न नहीं है, अभी में सारे रूल्स अच्छे से रखे गए हैं। मीडिएशन सेल पहले में नहीं था, अभी यहाँ पे लाया गया है मीडिएशन सेल भी। तो क्या यहाँ पे न्यू चेंजेस की गई है, इसको आपको ध्यान रखनी है। 6 यहाँ पे कहा गया है कि हमें कंज्यूमर राइट है, तो ये आपको पता भी होना चाहिए कंज्यूमर के होने के हिसाब से। तो राइट टू बी प्रोटेक्टेड है, इट मीन्स कि आपको जो सामान दिया जा रहा है, प्रोडक्ट दिया जा रहा है, सर्विस दिया जा रहा है, वो आपके लाइफ के लिए हैज़ार्डियस ना हो, इसलिए आपको इसमें आपका राइट टू प्रोटेक्टेड भी रखा गया है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, इट मीन्स कि आप जो भी सामान लेते हो, मैगी ही लेते हो तो आपको पूरा हक है जानने का कि ये मैगी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या बने हैं, कब इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है और कब ये एक्सपायर हो जाएगा, क्या इसकी प्राइस है, एमआरपी क्या है। हर एक चीज़, हर एक इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट को के बारे में एक कंज्यूमर को लेने का अधिकार है। राइट टू बी एश्योर्ड, यानी कि आपको एश्योर्ड भी होनी है, इतनी सारी वैरायटी ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में अवेलेबल है तो उसको एक्सेस करने का भी आपके पास एश्योर होना चाहिए। राइट टू बी हर्ड, यानी कि आपको सुना जाना चाहिए, अगर आपको कोई भी तरीके के सामान को लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको सुनना भी जाएगा। साथ ही राइट टू सिक रिड्रेसल, अगर आपके साथ कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हुई है जब आप कोई भी सामान खरीदे हो या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी हुआ है तो या फिर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने का कोशिश किया गया है तो इसमें आपको जो है रिड्रेसल है, यानी कि आपकी जो समस्या है उसका निदान भी होगा। और राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, सबसे बड़ी बात यह है कि कंज्यूमर की अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनको क्या अच्छा खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मार्केट में तो सारी चीज़ें अवेलेबल है लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, तो कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइन, तो ये 6 राइट है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कुछ रिलेटेड न्यूज़ भी हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020 लाया गया है ई कॉमर्स के लिए। तो रूल्स यहाँ पे नोटिफाई की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो लाया गया है ये उसी का पार्ट है। इसमें क्या है कि ऑनलाइन रिटेलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने के लिए और उनके बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये कानून लाई गई है।
इसमें क्या बातें रखी गई है कि रूल्स एप्लीकेबल होगा सारे इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स में, यानी कि जो ऑनलाइन दुकानें होती है उनमें ये एप्लीकेबल होगा, और जो इंडिया में रजिस्टर्ड है या फिर बाहर भी रजिस्टर्ड है और वो इंडियन जो कंज्यूमर है उनको ये गुड्स और सर्विस ऑफर कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे सारे सामान जो ऑनलाइन बेचे जाते हैं उनको कवर किया जाएगा, और ये भी आपका जो है मार्केट प्लेस और इन्वेंट्री लीड मॉडल के थ्रू। तो यहाँ पे आपका 2 मॉडल होता है जिसके बेसिस पे ऑनलाइन सर्विसेज काम करती है। तो इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे। फिर देखते हैं, एक होता है मार्केट प्लेस लीड मॉडल्स और इन्वेंट्री लीड मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल में क्या होता है कि थर्ड पार्टी सेलर्स की यहाँ पे लिस्ट होती है और वो सामान को बेचते हैं। वहीं इन्वेंट्री मॉडल में क्या होता है कि ये एक प्लेटफॉर्म स्टॉक होता है जहाँ पे सामान होते हैं और वहीं से सामान आपका बेच दिया जाता है। जैसे आप लोग देखे हो कि अमेज़न वगैरह में थर्ड पार्टी को भी हक दिया गया कि दुकान वाले भी आकर रजिस्टर करके वो थर्ड पार्टी के थ्रू भी आपको सामान बेचते हैं। तो वो क्या हो गया कि मार्केट प्लेस मॉडल हो गया। लेकिन इन्वेंट्री मॉडल होता है जहाँ पे मल्टीपल सेलर नहीं होते, एक ही सेलर होते हैं और वही वहाँ पे बहुत सारे सामान का स्टॉक होता है, वहीं से आपको जो है सामान दिया जाता है। तो ये 2 तरीके की यहाँ पे मॉडल होती है। ई कॉमर्स एंटिटीज़ देखें तो यहाँ पे कि यहाँ पे वो मेंशन करे कि कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी कि कहाँ से उनका सामान निकला है, और ये ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अदर डिटेल्स भी डिस्प्ले करना है, जैसे कि सेलर कौन है, टोटल प्राइस क्या हुआ गुड्स का, सर्विसेज का क्या हुआ, साथ ही और भी चार्जेस है या फिर एक्सपायरी डेट क्या है गुड्स की। तो ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा जब आप कोई भी सामान खरीदते हो। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एम्पावर किया गया है कि अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, कुछ गलत तरीके की ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है ई कॉमर्स में, तो डायरेक्ट सेलिंग जो है यहाँ पे पीनल एक्शन लगेगा, वो भी आपका सीपीए की तरफ, सीपीए के अंदर में। ठीक है, उसके बाद आप देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है यहाँ पे भी आपका पीनल एक्शन लगेगा। इट मीन्स कि पेनाल्टी लगेगी दोनों को, यानी कि ई टेलर्स को और उनके सेलर्स को जो है यहाँ पे ग्रीवियंस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा कि वो ये सारे कंप्लेन को एड्रेस करे। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि ई कॉमर्स आज की डेट में बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म होते जा रही है और डे बाय डे ये बढ़ता ही जा रहा है, एक्सपैंड होते जा रहा है। तो इससे रिलेटेड जो ये आपकी कानून निकल कर आई है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे गाइडलाइंस ड्राफ्ट किया गया है एडवर्टीजमेंट्स के लिए भी। आप लोग देखते हो कुछ ऐसे भी एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं जो सिर्फ कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं, आपको एकदम परेशान कर देते हैं और आपको इतना ज़्यादा फोर्स करते हैं कि आप उन्हीं के प्रोडक्ट को यूज़ करो। तो गाइडलाइंस निकल कर आई है वो भी एडवर्टीजमेंट के लिए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 की है उसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर ये काम करते हैं, उनको ये एम्पावर किया गया है कि वो कुछ गाइडलाइंस लेकर आए। इट मीन्स कि रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आए कि कैसे कोई भी कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट को दिखाएगी और उनके एडवर्टीजमेंट में क्या क्या होना चाहिए। गाइडलाइंस में आप देखो कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग जो कम्युनिकेशंस है उनके सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा, जैसे उनका क्या फॉर्म होगा, क्या फॉर्मेट होगा और क्या मीडियम होगा। डिस्क्लेमर्स के लिए देखें कि ये ईजिली आपका नोटिसेबल ना हो, लेजिबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो किसी भी ऑर्डिनरी कंज्यूमर को, यानी कि इस तरीके से एडवर्टाइज दिखाओ जिससे कि कोई भी कंज्यूमर उस चीज़ को समझ सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू आप मिसलीड करो, गलत इन्फॉर्मेशन जो है कंज्यूमर तक पहुंचाओ, ऐसा नहीं करना है। सेकंड है कि इंडोर्सर्स के लिए क्या है कि सारे डिस्क्रिप्शंस, क्लेम्स, कंपैरिजन सब कुछ आपको देना है जब आप एडवर्टीज़ कर रहे हो। और सरोगेट एडवर्टाइजिंग में क्या है कि गुड्स और सर्विसेज जो कि एडवर्टाइज कर रहे हैं, अदरवाइज जो उनको प्रोहिबिट किया गया है कि वो दूसरे गुड्स और सर्विसेज जो कि प्रोहिबिट किया गया तो उसकी एडवर्टाइजिंग को वो नहीं दिखाएंगे। इट मीन्स कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग भी होती है, जैसे आप देखते हो कि सरोगेट मदर होती है जो मतलब कि जो असली में मदर होती है वो बच्चे को जन्म नहीं लेती है किसी और का हेल्प लेकर। तो एडवर्टाइजिंग जो भी कंपनी होते हैं वो भी किसी और का हेल्प लेते हैं, तो उसको भी हम लोग सरोगेटिंग एडवर्टाइज कहते हैं। फ्री क्लेम की अगर बात करें तो एडवर्टीजमेंट में गुड्स और सर्विसेज को ऐसा नहीं दिखाना कि ये बिल्कुल फ्री है, आप लोग आओ और इसको लेकर जाओ, क्योंकि कोई भी सामान, कोई भी सर्विस आपको फ्री नहीं मिलेगा, हर चीज़ के लिए आपको पे करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं दिखाना है कि फ्री है। जैसे आप देखते हो कि बहुत जगह आप लोगों को फ्री दिखा दिखा के आपको लोग को बुलाया जाता है। और बेट एडवर्टीजमेंट की बात करें कि एडवर्टीजमेंट को यहाँ पे ऐसा नहीं रखना है कि कंज्यूमर उसको नोटिस करे कि हाँ अब इस गुड्स और सर्विस को परचेज करना ही है बिना कुछ किसी रिजनेबल प्रोस्पेक्ट के। इट मीन्स कि आप ऐसा एडवर्टीजमेंट मत बना दो कि एकदम से कंज्यूमर एकदम फोर्स हो जाए कि नहीं ये तो खरीदना ही है, अब छोड़ो इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स है हार्मफुल केमिकल है, कोई मतलब नहीं बनता, अब इसे खरीदनी है। तो इस तरीके के यहाँ पे गाइडलाइंस रखे गए हैं वो भी एडवर्टीजमेंट के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका FCRA है और NGO के लिए कुछ न्यू नॉर्म्स लाए गए हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर रिवाइज करना ज़रूरी है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2020 की। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है 2020 की,
ये पास हो चुका है, तो अब ये बाकायदा कानून बन गया। जब बिल आपका पास हो जाता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट की साइन हो जाती है, तब वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि व्हाट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो ये एक तरीके का आपका यहाँ पे एक फोर्स लाया गया है, जिसके थ्रू जो भी फॉरेन फंड होता है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उसको रेगुलेट करने के लिए होती है, और एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज़ है उस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए होती है। साथ ही इस कानून के अंदर अगर हम लोग देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो कि यहाँ पे रेगुलेट करते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, चाहे वो इंडिविजुअल के द्वारा हो या फिर कोई एसोसिएशन के द्वारा हो या फिर कोई कंपनीज अगर यहाँ पे दे रही है, तो उसको कैसे एक्सेप्ट करना है और कैसे यूटिलाइज करनी है, इसको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखते हैं। साथ ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहने का मतलब है कि विदेश यानी कि दूसरे कंट्री से किसी भी तरीके का डोनेशन, जैसे मान लीजिए कि कोई और कंट्री है, यूएसए है, रशिया है, वो हमें पैसा दे रहा है, हमारे यहाँ के जो टेक्सटाइल कंपनी है, टेक्सटाइल जो एनजीओ है, मान लीजिए उनको पैसा दे रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो एक तरीके का डोनेशन हो गया, या फिर करेंसी को वो ट्रांसफ़र कर दिए। तो इस चीज़ को यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए हमारी तरफ से कौन मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। अब देखते हैं कि ये जो नया कानून लाया गया है, इसमें क्या क्या प्रोविज़न है। सबसे पहला है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसको एक्सेप्ट करने पे रोक लगा है। इस कानून के तहत क्या है कि इलेक्शन कैंडिडेट्स, एडिटर और पब्लिशर, कोई न्यूज़पेपर के हैं या फिर कोई जज है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर किसी लेजिस्लेचर के मेंबर है, उन सबको रोका गया है कि वो अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। इट मीन्स कि विदेश से अगर कोई उनको कंट्रीब्यूट कर रहा है, पैसा दे रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये अब इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं ले सकते, ना ही जजेस ले सकते, ना ही कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ले सकते, ना ही कोई न्यूज़पेपर के पब्लिशर या एडिटर ले सकते हैं। ये जो अमेंडमेंट एड्स होते हैं ना, ये आप इसमें पब्लिक सर्वेंट को भी ऐड किया गया है इस लिस्ट में। तो ये आपको याद रखना है कि इस अमेंडमेंट में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है पब्लिक सर्वेंट, कि पब्लिक सर्वेंट को भी कोई भी पर्सन जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, तो वो यहाँ पे किसी भी तरीके का फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। दूसरा है कि ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इस कानून के तहत जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसको आप किसी और पर्सन के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इस अमेंडमेंट में क्या रोका गया है, इस अमेंडमेंट में रोका गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन। ओके, तो ये चीज़ें रोका गया है इस बार अमेंडमेंट करके। नेक्स्ट है आधार, पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। अमेंडमेंट में क्या है कि कोई भी पर्सन जो कि यहाँ पे परमिशन चाहते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आधार नंबर देना होगा, और साथ ही साथ इन केस कोई फॉरेनर है तो उनको अपने पासपोर्ट का कॉपी देना होगा, और ओसीआई कार्ड होल्डर है तो उनको अपना ओसीआई कार्ड दिखाना होगा। एफसीआरए अकाउंट है, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का अलग अकाउंट होता है। तो यहाँ पे एफसीआरए अकाउंट बनाना है, और जो भी यहाँ पे अगर कोई भी स्टेट अगर चाहते हैं कि उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिले, तो वो सिर्फ इसी अकाउंट में ही उनको यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, जो भी अकाउंट इसके अंदर आता है। तो ये आपका एसबीआई का ब्रांच है न्यू दिल्ली में, तो बस इसी में अकाउंट होना चाहिए, ताकि कि यहाँ पे सरकार भी देखते रहे कि आपको जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन के थ्रू फंड आ रहे हैं वो एकदम सही है या गलत है। कोई भी फंड जो है अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन, वो रिसीव किया जाएगा, डिपॉजिट किया जाएगा इसी ही बैंक में, और जो पर्सन है वो अपनी अनदर एफसीआरए अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, वो भी शेड्यूल बैंक में अपने चॉइस में, और वहाँ पे वो अपने जो रिसीव्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे आपका एक प्रोविज़न दिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। रेस्ट्रिक्शन है कि कैसे यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन को यूटिलाइज़ करना है, यूज़ करने के ऊपर भी आप रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। इस कानून के तहत अभी क्या था कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं और वो गिल्टी पाए जाते हैं कि वो इस कानून के तहत जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है, बाहर से डोनेशन मिला है, तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो जो यूटिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा, और यूटिलाइज़ करने से पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है। इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या ऐड किया गया कि गवर्नमेंट जो है वो भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर सकती है कि जो यूटिलाइज्ड आपका फॉरेन अनयूटिलाइज्ड जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसके भी यूज़ करने पे वो जो है रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अप्रूवल ले सकते हैं कि जो यूटिलाइज़ नहीं किए हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बट अभी क्या है कि इस अमेंडमेंट में है कि सरकार इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है कि जो यूटिलाइज़ नहीं किए हैं अब उसको यूटिलाइज़ नहीं करना है। रिन्यूएबल ऑफ लाइसेंस भी है। इस कानून के तहत आप देखो कि हर एक पर्सन को एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया है, और इस सर्टिफिकेट को वो रिन्यू कराएंगे हर एक 6 मंथ में। इस अमेंडमेंट में क्या रखा गया, अमेंडमेंट में कहा गया कि गवर्नमेंट जो है वो कंडक्ट करेंगे इंक्वायरी बिफोर रिन्यूइंग द सर्टिफिकेट। इट मीन्स कि हर 6 महीने में अपना सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना होता था, बट अब क्या है कि सरकार जो है हर एक 6 महीने से रिन्यू करने से पहले ही वो यहाँ पे इंक्वायरी करेगी सर्टिफिकेट को, कि और इंश्योर करेगी कि पर्सनस जो है जो भी कंडीशंस यहाँ पे इस कानून के तहत दिए गए हैं वो सारे कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। साथ ही रिडक्शन इन द यूज़ ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। पहले जितनी परसेंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना होता था उसको भी रिड्यूस किया गया है। इस कानून के तहत क्या है कि जो भी पर्सन फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव करते हैं वो यहाँ पे सिर्फ ओनली
यहाँ पे आप देखो कि कुछ परसेंट ही है जो कि वो यहाँ पे अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्दर जो है वो 50% से ज़्यादा जो है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कोई भी एनजीओ है तो वो बहुत खर्चे करते हैं। जैसे बच्चों के पढ़ाई के लिए अगर एनजीओ है तो उनको बच्चों के लिए सारे जो है बुक्स, कॉपीज़, पेन, पेंसिल्स, उनका खाने पीने का ध्यान सब कुछ रखना होता है, तो उसके लिए बहुत खर्चे होते हैं। तो 50% से ज़्यादा उनको खर्चे नहीं करने हैं। अब ये लिमिट आपका घटा के 20% कर दिया गया। इट मीन्स कि एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे को लेकर, जैसे कि आप समझो कि फ़ंड वगैरह या फिर ट्रैवल करने के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे जितने भी होते हैं ना, पहले 50% से ज़्यादा नहीं करना है, अब इसको घटा कर 20% ही कर दिया गया है। तो ये एक ऐसा मुद्दा था जिसके ऊपर वाद विवाद हुए थे, यानी कि डिबेट डिस्कशन हुआ था, और इसी के ऊपर जो है ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो रूल्स लाया गया है ये सरकार के द्वारा बहुत ख़राब रूल्स लाए गए, क्योंकि 20% ही फ़ंड को यूटिलाइज़ करना, इतने में कैसे जो है सारे कुछ मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी पे जो है यहाँ पे आपका डिबेट डिस्कशंस हुआ था इस कानून को लेकर, तो ध्यान रखिएगा। सस्पेंशन है रजिस्ट्रेशन का। इस कानून के तहत क्या था कि गवर्नमेंट जो है वो सस्पेंड कर सकती है किसी भी पर्सन के रजिस्ट्रेशन को, अगर वो 180 डेज से एक्सीड नहीं होता है तो। अब इस अमेंडमेंट में क्या है कि इस तरीके के सस्पेंशन को यहाँ पे एडिशनल 180 डेज़ कर दिया गया है, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हो सकता है। पहले 180 डेज़ था, अब यहाँ पे प्लस 180 डेज़ और यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। फाइन। तो ये सारे कुछ प्रोविज़न है जो कि नया ऐड हुआ है, तो उसको ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट को ऐड किया गया है कि वो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं उसके लिए रोक लगाने के लिए। और दूसरा है कि ट्रांसफ़र ऑफ जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है दूसरे पर्सन के नाम पे अब आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और थर्ड है कि यहाँ पे आधार, पासपोर्ट को एकदम मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करानी है तो आधार नंबर देना होगा, और अगर फॉरेनर हो तो उस केस में आपको OCI और अपने कंट्री के पासपोर्ट आपको देने होंगे। FCRA अकाउंट आपको ओपन कराना होगा, जो कि यहाँ पे SBI के ब्रांच का होगा, वो भी न्यू दिल्ली का। साथ ही रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है यहाँ पे, आपके गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे जो अनयूटिलाइज्ड अगर फॉरेन फंड्स है तो उसको यूज़ करने से भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर सकती है सरकार। और रिन्यूएबल ऑफ लाइसेंस के लिए क्या है कि 6 महीने के पहले ही रिन्यूएबल करने से पहले सरकार जो है आपके ऊपर इंक्वायरी करेगी कि आप सारे रूल्स रेगुलेशन को इस कानून के फॉलो कर रहे हो या नहीं। साथ ही साथ रिडक्शन होगा, यानी कि 50% पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करते थे, अब नाउ ओनली 20% ही यहाँ पे लिमिट लगा दिया गया है। एंड सस्पेंशन के लिए यहाँ पे आपका 180 डेज़ और यहाँ पे एडिशनल एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं जो कि FCRA के एक्ट के अधीन नया आया है। पहले भी ये एक्ट के थ्रू क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैं एक नेक्स्ट लेसन में आपसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा दूँगी। तो अभी चलते हैं रेगुलेशन ऑफ NGO के ऊपर। अभी क्या बातें की जा रही है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो कि काफ़ी फ़ंड को लेकर, जो कि रिसीव किया जाता है नॉन गवर्नमेंट NGOs के द्वारा, जो फ़ंड रिसीव किया जाता है उसके ऊपर थोड़ा रूल्स टाइट कर दिया गया है। बहुत सारे NGO अपनी मनमानी कर रहे थे और बहुत गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे थे पैसे को। तो इसलिए यहाँ पे इन सारे गलत जो चलते आ रही थी चीज़ें उसको रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए, और गलत जो मूव्स यहाँ हो रहा था उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए सरकार इतने कड़े नियम के साथ आई है। NGO क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? NGO को वर्ल्ड बैंक के द्वारा डिफाइन किया गया कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ एक्टिविटीज़ परस्यू करते हैं। जैसे कुछ लोग अगर सफ़र कर रहे हैं, गरीबों के इंटरेस्ट में काम करते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, या फिर बेसिक सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर कोई कम्युनिटी डेवलपमेंट करते हैं, कुछ अच्छा काम करने के लिए हमारे समाज में, तो वो कुछ काम करने के लिए, अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को करने के लिए वो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन ओपन करते हैं जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इट मीन्स कि वो अपने प्रॉफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ओपन नहीं करते, वो सिर्फ सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये आपका गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता, लेकिन हाँ इसको लीगल स्टेटस दिया जाता है और इसको ट्रस्ट के जैसा रजिस्टर्ड किया जाता है, या फिर सोसाइटी या फिर प्राइवेट लिमिटेड नॉन प्रॉफिट कंपनी जैसा इसको रजिस्टर्ड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनली भी आप देखोगे कि NGO को यहाँ पे बैकेंड दिया गया है। जैसे हमारे आर्टिकल 19(1)(c) है जिसमें कि ये अलाउ किया गया है कि आप कोई एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, तो इसके अंदर NGO आता है। साथ ही आर्टिकल 43 है जिसमें कि आपका प्रमोट किया गया है DPSP की तरफ से कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म कर सकते हैं रूरल एरिया में। एंड कंकरेंट लिस्ट है जो कि 7th शेड्यूल में आपको 3 लिस्ट देखने को मिलते हैं, तो 1 लिस्ट कंकरेंट लिस्ट है जिसमें कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ओके, तो आप समझ सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सारी बातें इंक्लूड है NGO को लेकर। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रोविज़न क्या क्या है रेगुलेशन ऑफ NGO को लेकर। तो NGO को जो यहाँ पे आपको रेगुलेट किया जाता है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, यानी कि यहाँ पे कुछ सर्टेन NGO है जो कि रजिस्टर किया जाता है FEMA के थ्रू, और वो यहाँ पे जो फॉरेन फंड को डिस्पर्स करते हैं वो वेरियस एसोसिएशन में जो किया जाता है उस चीज़ को देखा जाता है। FEMA की अगर बात करें तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो कि रेगुलेट करते हैं। FCRA को जो रेगुलेट करते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। सो प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज बिटवीन दिस टू मिनिस्ट्री, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट है, ये याद रखना है।
फेमा में आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कंसोलिडेट करने के लिए और कानून को अमेंड करने के लिए जो भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। और एक अलग से कानून है FCRA 2010 का, जिसको इनैक्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, कि वो मॉनिटर करेंगे जो भी फॉरेन फंड्स यहाँ पे NGO को डोनेट किया जाता है। तो ये सारी बात को आपको याद रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रूल्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा रिलीज़ किए गए हैं, उनका एम है कि यहाँ पे की सर्विस को आइडेंटिफाई करना, कुछ मिनिमम सर्विस लेवल यहाँ पे प्रिस्क्राइब करना, कुछ स्टैंडर्ड देना जो कि इन सारे सर्विसेज के रिस्पेक्ट में है, और रिकॉग्नाइज करना है इसको राइट ऑफ कंज्यूमर का। अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का है, यहाँ पे कंज्यूमर चार्टर है, और बाद में फिर यहाँ पे कुछ ड्राफ्ट किया गया था जिसमें कि कंज्यूमर को भी एम्पावर किया गया है और न्यू सप्लाई राइट्स भी दी गई है। कुछ न्यू फीचर्स अगर हम लोग देखें तो न्यू कनेक्शंस जो है ये आपका प्रीपेड या स्मार्ट प्रीपेड मीटर होगा। जैसे कि आप लोग के घर में जो बिजली बिल आती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, तो उसके लिए जो मेज़र करने के लिए आते हैं, तो आपके घर में पहले जैसी मीटर होगी, पहले के ज़माने का जो मीटर था। अब क्या है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, प्रीपेड मीटर होगी, कि पहले आप रिचार्ज करो, जैसे मोबाइल में आप रिचार्ज करते हो फिर इंटरनेट यूज़ करते हो, उसी तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए पहले रिचार्ज करो, फिर इलेक्ट्रिसिटी आप इस्तेमाल करो। तो ये न्यू कनेक्शन होगा। रिलायबिलिटी होगी सर्विस की, इट मीन्स कि रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा कि आपको जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको सप्लाई जो दिया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, वो 24/7 हो। और ये कंज्यूमर का राइट है, ये हमारा अधिकार है कि हमें जो है हमेशा इलेक्ट्रिसिटी मिले। कंपनसेशन भी दिया जाएगा कंज्यूमर को। कंज्यूमर अगर क्लेम करेंगे कि उनको कोई भी सप्लाई नहीं दिया जा रहा है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो दी जाती है वो बहुत ज़्यादा कट होता है, आपके एरिया में भी अगर 6 घंटे 8 घंटे कट होते हैं, और टाइम टेकन यहाँ पे लिया जाएगा इन सारे जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए, तो इस बेसिस में कॉम्पेंसेशन देने की भी बात की गई है। ऑनलाइन बिल पेमेंट है, अब आप जो है आपका अगर 1000 या इससे ज़्यादा है तो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोस्यूमर है, यानी कि प्रोस्यूमर एक फिनोमेना है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स जो है वो भी सप्लायर हो सकते हैं। तो इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी रिन्यूएबल सिस्टम को सेटअप करना चाहते हैं, एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं, तो वो आराम से जो है एनर्जी जनरेट करके जो हमारे डिस्कॉम कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, वहाँ पर इसको बेच भी सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर में छत के ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हो, तो सोलर पैनल से क्या होगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके स्टोर करके भी रख सकते हो, उसके साथ अगर बैटरी सेटअप आप लगा लिए तो। और अगर आपको लगता है कि उतना ज़्यादा आप खर्च नहीं कर पा रहे हो, अपने रात भर में आपका खर्च नहीं हो रहा है, फिर भी सेव हो जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो आप उसको डिस्कॉम कंपनी को जो है ना, जो रेट यहाँ पे फिक्स किया गया उस हिसाब से आप उनको सेल भी कर सकते हो, तो कमा भी सकते हो। तो ऐसा भी प्रोविज़न दिया गया है। अदर इंपॉर्टेंट एक्ट देखते हैं, जो छोटे छोटे एक्ट हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आया है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन बिल 2020। ये बिल आपका बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसमें कुछ नए अमेंडमेंट कर रहे हैं, जैसे कि इंक्रीज़ किया गया है लीगल स्मोकिंग एज, यानी कि पहले 18 था, अब यहाँ पे 21 ईयर्स के आप हो गए तभी आपका जो है लीगल है कि आप स्मोक कर सकते हो। सेकंड है कि बैन किया गया, यानी कि जो लूज सिगरेट होते हैं उसको सेल करने के लिए यहाँ पे बैन किया गया। थर्ड है कि यहाँ पे जो स्मोकिंग रूम्स हैं उसको ख़त्म किया जा रहा है। जैसे आप देखते हो कि अलग से स्मोकिंग जोन बनाया जाता है, चाहे आप वो एयरपोर्ट में जाओ, होटल्स में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, तो इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। और फाइन फॉर स्मोकिंग लगाया जाएगा। अगर आप पब्लिक एरिया में स्मोक कर रहे हो तो ये फ़ाइन जो है 200 से बढ़ाकर 200 से 2000 तक भी यहाँ पे आपको लगाया जाएगा। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी और पेनाल्टी भी इम्पोज किया जाएगा अगर कोई भी गलत तरीके से सिगरेट या फिर टोबैको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते और इम्पोर्ट करते। तो इतने सारे न्यू प्रोविज़न ऐड किए गए हैं, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट। ये बिल है अभी। तो बिल जब कानून बनता है तभी वो इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट एक बार बिल पढ़ लीजिए, फिर जब वो कानून बनता है तो फिर उसमें कुछ एडिशन होते हैं, कुछ सब्ट्रैक्शंस होते हैं, तो फिर आप पढ़ लोगे तो एक क्या होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है किसी भी बिल के बारे में। तो बिल क्या है कि पहले का जो कानून है 1934 का उसको अमेंड करेगा, और यहाँ पे जो सिविल एयरक्राफ्ट है उसके लिए जो लाइसेंस है, सेल है, यूज़ है, मैन्युफैक्चर है, उसको रेगुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, जो कि यहाँ पे देखते हैं फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, जो कि यहाँ पे रेगुलेटरी ओवरसाइट है, और ये सिविल एविएशन सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करते हैं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, जो कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं कोई भी एयरक्राफ्ट का अगर एक्सीडेंट हो गया, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड। यहाँ पे DGCA को, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को भी एम्पावर किया गया है कि वो पेनल्टी लगा सकते हैं, वो भी एयरलाइंस, एयरपोर्ट और अदर एविएशन एंटिटीज़ पे, वो भी अप टू 1 करोड़ रुपीज़। तो ये चीज़ें याद रखनी है।
हाँ, बेटिंग देखते हैं इंडिया में क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस के द्वारा यहाँ पे लीगलाइज़ करने की बात की जा रही है कि हमारे यहाँ जो सट्टा लगाया जाता है, बेटिंग है, इसको लीगलाइज़ कर देना चाहिए। गैम्बलिंग लेजिस्लेशन के बारे में देखते हैं। बेटिंग एक टर्म है जो कि वैलिडेट किया गया है कि कोई भी तरीके की अगर गैम्बलिंग की एक्टिविटी होती है, जैसे सट्टा वगैरह लगाते हैं, जो आईपीएल वगैरह चलता है, कोई भी आपका गेम चलता है तो उसमें सट्टा लगाते हैं, तो उसको कहा जाता है। तो गैम्बलिंग एक जेनरिक टर्म है। वहीं बेटिंग की अगर बात करें तो ये स्ट्रक्चर्ड एग्रीमेंट होता है। पब्लिक गैमलिंग एक्ट है 1867 का, जो कि एक जनरल कानून है। और यहाँ पे हमारे इंडिया में गैमलिंग जो होता है ना, उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स है। ये आपका कोई भी स्पेसिफिक सेंट्रल लॉज नहीं है जो कि ऑनलाइन गैमलिंग को यहाँ पे गवर्न कर रहा है। आज के डेट में तो ऑनलाइन गैमलिंग होता है, तो इसको यहाँ पे गवर्न करना ज़रूरी है। तो गैमलिंग और बेटिंग जो है वो आपका स्टेट सब्जेक्ट है। इट्स मीन्स कि 7th शेड्यूल के अंदर जो 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, तो ये आपका स्टेट लिस्ट के आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। इट मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट इससे रिलेटेड जो है अपने अपने राज्य में कानून बना सकते हैं। इंडियन लॉ में अगर देखें तो हर एक गेम को डिस्टिंग्विश किया गया है गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो फैंटेसी स्पोर्ट्स है, बेटिंग है, ये लीगल है क्योंकि ये एक गेम ऑफ स्किल है, ऐसा माना जाता है। तो गैम्बलिंग अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं है। एक हॉर्स रेस पे आप बेटिंग नहीं कर सकते। गेम्स ऑफ स्किल, इसमें आपका गैम्बलिंग एक्ट बाहर रखा गया है। और लॉटरीज है, यानी कि जिसको लॉटरी लॉ के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो इसमें आप लोग जो है गैम्बलिंग नहीं कर सकते हो। सिक्किम और नागालैंड में आप देखो तो यहाँ पे ऑनलाइन गैम्बलिंग को परमिट किया गया है। तो ये 2 स्टेट है जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का है, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक और भी स्टेट है जैसे तेलंगाना है, जो कि इस तरीके के पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ कंट्री है जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और न्यूजीलैंड, ये सब इस डायरेक्शन पे ही चलते हैं और वो लीगलाइज़ किए हुए हैं। साथ ही साथ स्पोर्ट्स में जो है बैटिंग आप लगा सकते हो, वहाँ पे लीगल है। जस्टिस लोधा कमेटी है जो कि 2015 में उन्होंने कहा था कि बेटिंग को लीगलाइज़ कर देना चाहिए क्रिकेट में, और एक जो मैच फिक्सिंग है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाना चाहिए। और साथ ही साथ रिसेंटली इसको लॉ कमीशन के द्वारा भी कहा गया 276 रिपोर्ट में। तो इतनी सारी पॉइंट है जो कि याद रखना है। ये बेटिंग और गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आई थिंक कि इससे भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ बेशक कानून है और इसके लिए जो है सेट ऑफ रूल्स है, बट ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में सोचा जा रहा है। और 2 स्टेट है जहाँ पे आपका ऑनलाइन गैम्बलिंग परमिट है। ठीक है, चलिए ठीक है, इतनी हो गई हमारी यहाँ पे बिल्स एंड एक्ट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे 1-2 क्वेश्चंस तो यूपीएससी में पक्का आपके प्रीलिम्स में आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है आप लोग तो कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। डेली आपको यहाँ पे 7 PM में PT 365 के लेसन देखने को मिलेगा ही, और अगर मंथली मैगजीन आ जाती है तो वो 4 PM को आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए स्टे ट्यून विद अस, और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करनी होगी, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। कल मिलते हैं कल। थैंक यू।